जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल B2 SSC पर। तो चलते हैं यहाँ से क्वेश्चन की ओर। और फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा पूछ रहा है, और PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर डालता हूँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कराता हूँ, और कमेंट बॉक्स में आंसर भी दीजिएगा जानते हैं तो। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से स्थानांतरित कृषि का अन्य नाम क्या है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा झूम की खेती। झूम की खेती को ही स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। ये ज्यादातर उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है, याद रखना। झूम की खेती का अन्य नाम याद रखना, सीढ़ीनुमा खेती भी कहते हैं। झूम की खेती को याद रखना, ये भी सीढ़ीनुमा खेती किसे कहा जाता है, तो झूम की खेती को ही कहा जाता है। चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किस फाइबर का उपयोग किया जाता है। तो याद रखना, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किस फाइबर का उपयोग किया जाता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा केवलर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, केवलर। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पूछ रहा है। देखिएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास जो है, यह अधिनियम 2006 में लागू हुआ था। कब? 2006 में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 2006। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चौथा नंबर यहाँ पे पूछ रहा है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समता के अधिकारों का संरक्षण दिया गया है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 14 में कहा गया है विधि के समक्ष समता का अधिकार प्रदान है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पूछ रहा है 5 नंबर क्वेश्चन कि उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है। तो याद रखना उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्षिप्रा। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि स्राव धमनी की आवृत्ति कितनी होती है। तो स्राव धमनी की आवृत्ति कितनी होती है यार, तो याद रखना 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य होता है। कितना? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य होता है स्राव धमनी की आवृत्ति। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पूछ रहा है 7वां नंबर क्वेश्चन कि भूकंप आने से पहले कौन सी तरंगों की निर्माण होती है। तो याद रखना अपस्रव तरंगों की निर्माण होती है भूकंप आने से पहले। तो यहाँ पे 7 का ऑप्शन हो जाएगा, एक करेक्ट होगा। अपस्रव तरंगों की निर्माण होती है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा 8वां नंबर पूछ रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन की धमनी के किस लक्षण के कारण कोई धमनी मोटी या पतली होती है। तो धमनी के किस लक्षण के कारण कोई धमनी मोटी या पतली होती है। तो याद रखना तरातवे के कारण कोई धमनी, या किसी महिला का आवाज तीखी और पुरुषों का आवाज जो होता है मोटा होता है, ये तरातवे गुण के कारण होता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर है, फिर पूछ रहा है कि धमनी का वह गुण जिसे यह पता चलता है कि धमनी कितनी तेज है कहलाती है। तो याद रखना कि धमनी का गुण जो पता चलता है कितनी तेज है किसी महिला या किसी पुरुष का, तो तीव्रता के कारण होता है। और ये भी याद रखना, अभी जस्ट कराए 8 नंबर क्वेश्चन कि धमनी का किसके गुण के कारण पता चलता है कि कोई महिला का आवाज तीखी या मोटी है। तो ये आवाज पता चलती है तरातवे के कारण। और जो धमनी कितनी तेज है कहलाती है वो तीव्रता कहलाती है। धमनी का वह गुण जिससे पता चलता है कि धमनी कितनी तेज है कहलाती है तीव्रता। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा पूछ रहा है कि सोनार का पूर्ण रूप क्या है। तो याद रखना साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार का पूर्ण रूप है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ऑप्शन एक करेक्ट होगा। सोनार का उपयोग याद रखना समुद्री गहराई में भी इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा है कि मनुष्य के लिए मानक ध्वनि का स्तर है। तो मनुष्य के लिए मानक ध्वनि का स्तर जो है 30 से 60 डेसिबल के बीच में होता है, याद रखना। अब ध्वनि जो है किस में मापा जाता है, तो ध्वनि डेसिबल में ही मापा जाता है। तो मनुष्य के लिए मानक ध्वनि का स्तर 30 से 60 डेसिबल है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है फिर यहाँ पे कि CT स्कैन में किस किरण का उपयोग किया जाता है।
तो याद रखना एक्सरे किरण का उपयोग किया जाता है। एक्सरे एक्सरे किरण का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं 12 का। तो राइट ऑप्शन 12 का हो जाएगा डी, एक्सरे किरण का उपयोग किया जाता है। और इस किरण की खोज रॉयंटजन ने किए थे। कौन? रॉयंटजन। याद रखना, रॉयंटजन ने इस किरण की खोज करता है। चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है कि एक आवर्तकाल में तरंग द्वारा तय की दूरी कहलाती है। तो एक आवर्तकाल में तरंग द्वारा तय की दूरी कहलाती है। याद रखना क्या? तो तरंग दैर्घ्य कहलाती है एक आवर्त में तरंग द्वारा तय की दूरी। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और तरंग दैर्घ्य को लेमडा से सूचित करते हैं, ये भी याद रखना, एग्जाम में पूछा गया है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, फिर यहाँ से पूछ रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि अपने उड़ान पथ में अवरोधों की पहचान करने के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी तरंगों का एक उपयोग करते हैं। तो याद रखना, अपने उड़ान पथ में अवरोधों की पहचान करने के लिए चमगादड़ जो उसमें से तरंगों की पहचान करने के लिए होती है पराश्रव तरंगों की। याद रखना, पराश्रव तरंग से पहचान करते हैं कि उसके किसी रास्ते में कोई मतलब कुछ ही बाधा डालने वाला कोई वस्तु या किसी चीज का पता किसके कारण होता है, तो पराश्रव तरंग के कारण होती है। याद रखना। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है कि 5 वोल्ट की बैटरी यदि किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो चालक का प्रतिरोध होगा। तो याद रखना, आर बराबर क्या होता है, तो आर बराबर भी बटा आई होता है। ये आप लोग सब जानते हैं। तो यहाँ पर वोल्ट दिया है 5 एम्पियर, 5 वोल्ट दिया है, और धारा दी है 2 एम्पियर, तो कितना हो जाएगा, 2.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो, 2.5 ओम। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 17 नंबर पूछ रहा है कि यदि किसी द्वार के अनुप्रस्थ कांट का क्षेत्रफल कम कर दिया जाए तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो याद रखना, प्रतिरोध जो होगा क्या होगा, बढ़ेगा। यदि किसी द्वारक अनुप्रस्थ कांट का क्षेत्रफल कम कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध जो होता है बढ़ जाता है। ऑप्शन एक करेक्ट होगा। उसके बाद देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन कि चौरी चौरा घटना के बाद गांधी जी ने कौन सी आंदोलन निलंबित कर दिए थे। तो चौरी चौरा हत्याकांड 1922 में हुआ था। और देखिएगा सविनय आंदोलन 1931 में हुआ था, 1930 से 1931 तक चला था। सविनय आंदोलन, असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चला था। और असहयोग आंदोलन को ही महात्मा गांधी जी के द्वारा बंद कर देना पड़ा था। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है 19 नंबर कि भारत में निम्नलिखित में से किसका वेतन आयकर से मुक्त होता है। तो आप लोग इसका कमेंट में आंसर दीजिएगा। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सभी मंत्री और लोकसभा स्पीकर का भी जो होता आयकर चुकाना पड़ता है। लेकिन मुझे ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, इसीलिए मैं इसको एनालिसिस कर रहा हूँ। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है कि कोलतार में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है। तो याद रखना, कोलतार में मुख्य रूप से मीथेन गैस पाई जाती है। इसका फार्मूला CH4 होता है। ये मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। और इसका जो दलदली गैस के नाम से और मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना। 19 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में पहली बार द्रविड़ शैली की वास्तुकला किस मंदिर में पाई गई थी। तो याद रखना, भारत में पहली बार द्रविड़ शैली की वास्तुकला किस मंदिर में पाई जाती है। तो बृहदेश्वर मंदिर में पाई गई थी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बृहदेश्वर मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर देखिएगा, फिर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस तत्व का रासायनिक प्रतीक Pb है। तो याद रखना, लेड का रासायनिक प्रतीक Pb है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिर 21 नंबर यहाँ से पूछ रहा है कि भारत का पहला उपग्रह किस देश से लॉन्च किया गया था। तो याद रखना, भारत का पहला उपग्रह रूस देश के लॉन्च किया गया था, रूस देश से, रशिया से। ऑप्शन एक करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर 22 नंबर देखिएगा, पूछ रहा है यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के बाद भारत का पहला वायसराय कौन था। तो जब भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के बाद भारत का पहला वायसराय पूछ रहा है, तो याद रखना लॉर्ड कैनिंग था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के बाद भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन सी करेक्ट होगा।
देखिए यहाँ कोलतार में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है, तो ये मीथेन गैस पाई जाती है, जस्ट मैं कराया इससे पहले। और देखिएगा 24 नंबर यहाँ पर पूछ रहा है कि आरबीआई की मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए किस नीति का पालन करती है। तो याद रखना आरबीआई की स्थापना जो होता है 1935 में इसकी स्थापना होता है, याद रखना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। तो मुद्रा स्थापित को नियंत्रित करने के लिए इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था, लेकिन सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था, सिर्फ इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। आरबीआई को मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए किस नीति का पालन करती है, तो मौद्रिक नीति को पालन करती है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और इसकी स्थापना 1935 था 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा पूछ रहा है यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन की भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने के अधिकार की व्याख्या है। तो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति, याद रखना, राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 352 से याद रखना 360 तक, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पूछ रहा है यहाँ पे 26 नंबर कि भारत के किस वायसराय द्वारा दैव शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। तो भारत में किस वायसराय के द्वारा दैव शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी, तो याद रखना लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। लॉर्ड क्लाइव ने ही भारत में दैव शासन प्रणाली की शुरुआत की थी, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पूछ रहा है 27 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में नटराज की प्रसिद्ध मूर्ति बनाई गई थी। तो राजा राज चोल के शासनकाल में, याद रखना, नटराज की प्रसिद्ध मूर्ति बनाई गई थी, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, राजा राज चोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 28 नंबर पूछ रहा है कि भारत के किस क्षेत्रों को सॉफ्टवेयर हब के रूप में जाना जाता है। तो भारत के बेंगलुरु क्षेत्रों को सॉफ्टवेयर हब के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, बेंगलुरु। 29 नंबर देखिएगा पूछ रहा है क्वेश्चन यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस ग्रह के सतह का तापमान सबसे अधिक होता है। तो याद रखना शुक्र ग्रह का सतह का तापमान सबसे अधिक होता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, इसे भोर का ग्रह और सांझ का तारा भी कहा जाता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा शुक्र। ये पृथ्वी जैसा शुक्र पर संघन वायुमंडल है, इसलिए इसे पृथ्वी का, और इसका आकार मतलब आकार पृथ्वी जैसा ही है। और 30 नंबर पर पूछ रहा है कि भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय निम्नलिखित में किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो याद रखना भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो महाराष्ट्र राज्य में किया गया है, महाराष्ट्र राज्य में किया गया है, याद रखना। 31 नंबर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कहाँ ललित कला अकादमी स्थित है। तो ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है, तो याद रखना दिल्ली में स्थित है ललित कला अकादमी। दिल्ली में ही इंडिया गेट है, इंडिया गेट याद रखना। और इंडिया गेट का डिजाइन एडविन सलूटियन ने करवाया था, ये भी याद रखना है। इसका लाल किला का डिजाइन, सॉरी दोस्तों, इंडिया गेट का डिजाइन एडविन सलूटियन ने। पानी की अस्थायी कठोरता को कम करने निम्नलिखित में कौन सी यौगिक को जोड़ा जाता है। तो याद रखना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, जिसका सूत्र Ca*OH का हॉल्ट वाइस होता है, इसी को पानी की अस्थायी कठोरता को कम करने के लिए यौगिक को जोड़ा जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा फिर पूछ रहा है यहाँ पे कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी और जिसको सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में मुख्य अंतर क्या है। तो सकल घरेलू राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद को हम लोग जीडीपी बोलते हैं। जीडीपी का देखिए दो प्रकार के होता है, ये भी याद रखना। तो मुख्य अंतर क्या है, तो देखिए जीडीपी विदेशी आय में शामिल होती है जबकि जीडीपी नहीं होती है, यही दोनों में मुख्य अंतर है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा यहाँ से पूछ रहा है 34 नंबर कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान दिया गया है। तो याद रखना अनुच्छेद 368 के तहत भारत के प्रधानमंत्री या संसद संविधान में संशोधन करने की अधिकार है, अनुच्छेद 368 के तहत, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। देखिएगा 35 नंबर पूछ रहा है मांजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है। तो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, कहाँ, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर, याद रखना। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं 35 का, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है मांजुली द्वीप, जो भारत की सबसे बड़ा द्वीप है। और मांजुली द्वीप जो है याद रखना सरदार के
कैलाश के मानसरोवर से निकलता है, याद रखना, कैलाश के मानसरोवर से निकलता है ये मांजुली द्वीप, याद रखना ये सरोवर से, एक ग्लेशियर से होते हुए जाती है मांजुली द्वीप। तो जय हिंद दोस्त, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा वीडियो को जरूर, आप लोग से इतना ही रिक्वेस्ट है। तो जय हिंद दोस्त। और आप लोगों को ये बता दूं कि सिम का पूर्ण रूप क्या है, पूरा नाम क्या है, इस भी आपको लोग बताना। पहला मैं बता देता हूँ, सब्सक्राइब होता है तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा जरूर। तो सिम का पूर्ण रूप पूरा फुल फॉर्म बताना है आप लोगों का। पहला मैं बता दिया, एस का पूरा सब्सक्राइब होता है तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को जरूर और बताना कमेंट में।